वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कहा कि ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में खातून अव्वल की हमशीरा ने अफवाहें गलत करार दी हैं। इस हवाले से ये तफसील देखिए। इस्लामाबाद में पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने जाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कहा, जाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी खतरनाक है और ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मामले पर मालूमात इकट्ठी कर ली। 4000 से ज्यादा जो इस वक्त बेसिक रिसर्च सामने आई है, ट्वीट किए गए हैं इस इशू पर। 117 तकरीबन सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की बातें प्रोपागेट कर रहे थे। समा के इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने खातून अव्वल की हमशीरा से खुसूसी गुफ्तगू की तो उन्होंने सारी अफवाहें गलत करार दी और बताया, एक हफ्ते से जो खातून अव्वल बिल्कुल इस्लामाबाद में है, उनका लाहौर जाना ही नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान ने कहा, जिसने ये मुहिम प्लान की उसे नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत नामुनासिब रवैया है और बिल्कुल इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जिसने भी इसको प्लान किया है उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को भी, चाहे हमारे सियासी मुखालिफ भी हैं, उनको भी इसको कंडेम करना चाहिए। वजीर आजम की जाती जिंदगी से मुतालिक अफवाहें किसने फैलाई, किस के अकाउंट से क्या ट्वीट किया गया, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सब पता लगा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा दौरा रूस का शेड्यूल तैयार हो गया है। इमरान खान 24 फरवरी को वफ्द के हमरा मॉस्को जाएंगे। दौरे के दौरान रशिया के साथ ताल्लुकात को पायदार 2 तरफा शराकतदारी में बदलने के मुआहदे होंगे। रेलवे, सनत व पैदावार, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे भी मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर, मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद और मामून ख़ुसूसी मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। और सऊदी अरब में 4 रोज़ा सऊदी मेड नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। 150 मुख्तलिफ कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए हैं। सऊदी वज़ारत तवानाई की जानिब से दारुल हुकूमत रियाज में मुकामी मसनूआत पर मबनी अशिया की ये सबसे बड़ी नुमाइश है, जिसमें खाने पीने की अशिया के अलावा इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल, मेडिकल और दीगर अहम प्रोडक्ट के स्टॉल्स नुमाया है। नुमाइश में माहिर सऊदी फनकारों के फनपारे भी रखे गए हैं, जबकि कदीम सऊदी दौर के मॉडल्स भी बनाए गए हैं। नुमाइश 4 रोज़ तक जारी रहेगी। जैसे कि इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पड़ोसियों से देरीना ताल्लुकात की, हमने बताया कि ईरान का भी बड़ी जो है वो जो है दौरा इम्पोर्टेंट रोल है। रशिया का बहुत अहम जो है वो दौरा करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। ऐसे में न सिर्फ हम जा रहे हैं बल्कि हमारे मेहमान भी हमारे घर आ रहे हैं। तो ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी ने पाकिस्तान का दौरा किया। सियासी अस्करी क़यादत से उन्होंने मुलाकातें की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार दे दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया। पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद करार दे दिया। कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाक ईरान करीबी राबता ज़रूरी है। मसला कश्मीर पर ईरानी क़यादत की हमायत का शुक्रिया अदा किया। बोले, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जल्द दौरे पाकिस्तान का मुंतज़िर हूँ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और ईरानी वजीर दाखिला की मुलाकात भी हुई। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, दिफाई शोबों में 2 तरफा ताउन और बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सालार ने कहा, पाक ईरान 2 तरफा ताउन का फरोग खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। पाक ईरान सरहद पर शरपसंदों की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए इज्तिमाई काविशों पर जोर। ईरानी वजीर दाखिला ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद की पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वजीर दाखिला शेख रशीद और ईरानी हम मनसब के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। बॉर्डर पर बाढ़ का काम जल्द मुकम्मल करने, गैर कानूनी इंसानी नकलो हरकत और मुनशियात स्मगलिंग रोकने, कैदियों के तबादले और ज़ायरीन को सहूलियात देने पर गुफ्तगू हुई। पाक ईरान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने, बॉर्डर्स पर मार्केट्स के क़याम और टर्मिनल्स की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक भी हो गया। पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात हमेशा से पाकिस्तान का उसूल रहा है। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क ईरान वो पहला मुल्क है कि जिसने आज़ादी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। अब दोनों ममालिक में कैसे ताल्लुकात हैं और बाहमी तिजारत के हवाले से क्या मामलात हैं। इनक़िलाब ईरान के 43 साल मुकम्मल होने पर ईरानी कौंसल खाने में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। साथ ही एंकर फैसल करीम से तकरीब का अहवाल जानते हैं। तिजारती पाबंदियाँ,
दौरे जदीद की दुनिया का वो ताकतवर हरबा है कि जिसके जरिए बड़ी बड़ी अक़वाम को जंग किए बगैर ही हराया जा सकता है। ईरान ऐसे ममालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त रहा है कि जिसपे साला साल तिजारती और माशी पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन शायद अब बर्फ पिघल रही है। ईरान के 43वें यौम इनकलाब के मौके पर आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस रेजिलियंट नेशन ने इन तमाम तर पाबंदियों का सामना किया और पाकिस्तान और ईरान का तिजारती हजम कितना है, कितना इसका पोटेंशियल है और आजकल दोनों ममालिक के दरमियान किस तरीके के बरादराना ताल्लुकात चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो ईरान की 43वीं विक्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन जो है मनाई जा रही है और इस मौके पे हमने जहमत दी है हिज एक्सेलेंसी काउंसिल जनरल हसन नौरैन साहब को। हसन नौरैन, हिज एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू समा टीवी। You're welcome, thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारकबाद on this auspicious moment. What message would you like to give to your Pakistani brothers on this beautiful day? Yeah, thank you. At the outset, I would like to express my deepest congratulations to the people of Iran, especially those Irani citizens who are residing here in Pakistan and in particular in Karachi. And I want to express my sincere thanks to the nation of Pakistan. I have received many congratulation messages from different parts of the Karachi and Sindh province. What do you think both the countries have the potential, and have we achieved that potential? Where do we stand with the trades, the bilateral trades? Actually, the total population of the both of the countries stands more than 300 million people. 225 million people in Pakistan and 85 million people in Iran. So in total more than 300 million people, and it's a very good market for the both parties. Our trade volume right now is around 1.3 or 4 billion dollar, and I think it's very few in comparison of the huge potentials between the two countries. And the Iran and Pakistan government, they can meet each other's needs very easily because we have around 1,000 kilometer common border and sea border as well. And in the Sistan and Baluchistan of Iran and Baluchistan of Pakistan, all the people are the Baluchi people. Most of them are the relatives, rishtadars. So we have actually numerous potentials to do business with each other. But the main obstacle right now is lack of the banking channel. And we hope that the State Bank of Pakistan and the State Bank of Iran to find a resolution, a mechanism of payment, so that the traders of the both of the countries can easily do business between each other. We are very actually hopeful, and I think the horizons are promising. Inshallah, in near future, we can see at least $5 billion trade annually. And I think it's actually very easily be materialized. Tourism is now growing all over the world. What do you think that Iran and Pakistan have to do in this corridor as well? Actually, we have some good steps within last year. We inaugurated a direct flight from Karachi to Mashhad and from Lahore to Mashhad also. And we have a direct flight from Karachi to Tehran as well by Iran Air. And PIA also is interested to actually inaugurate a new route from Karachi to Tehran and Mashhad also. You know, we had only one land border since the independence of Pakistan, but alhamdulillah right now we have 3 land crossing borders. One of them you mentioned in Rimdan Gap, and the second is Mand Pishin. Yeah, so the people are very happy right now. All of the travelers from Sindh and southern parts of Punjab, they prefer to come here to Karachi, and then from Karachi to Gwadar and Rimdan, then
from Chabahar, they can easily use the domestic flights to go to Mashhad, to Tehran, to another, all of the cities of Iran. The last question, the only difference in Pakistani and Iranian cuisine is we Pakistanis put a lot of masalas in it. So what's your favorite cuisine over here in Karachi? I am guessing it's biryani. Chicken biryani and chicken boti, and also the lamb biryani, if you can find lamb biryani, is very delicious and tasty. Thank you so much, His Excellency. It was a pleasure talking to you. आज आपने देखा कि जो बाइडेन भी वापस बात करने को तैयार हो गया है। ओबामा ने बड़ी कोशिश की थी। देखिए, दुनिया हवाई किल्लों में नहीं होती, हकीकत पे मबनी होती है कि देखिए, एक होता है बायलैटरल अग्रीमेंट, चाहे कितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस क्यों ना हो, कुछ बायलैटरल अग्रीमेंट के थ्रू भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान डायरेक्टली $3 लाख से ज़्यादा नहीं माल बेचता, और उनके वहाँ आधा अरब डॉलर का माल, बल्कि 378 मिलियन का माल आ रहा है। इसका मतलब हम हमारे हमसाई से काम नहीं कर रहे, तो ये तो हमारी भी बदनसीबी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत अब अपनी सोच चेंज कर रही है, और अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ईरान जो नेशन है उसका करैक्टर ऐसा है कि ना ये झुके ना बैंड डाउन हुए, और उन्होंने ना असूलों पे कंप्रोमाइज़ किया, और ये सब साल गुजारे और अच्छी तरह से, और ग्रोथ भी हुई, और दुनिया के आगे कहीं हाथ नहीं फैलाया इन्होंने IMF वगैरह के साथ। अब ईरान के साथ वेस्ट की फिर एक मायदा होने जा रहा है जिसमें सैंक्शंस हटाई जा रही हैं और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की इजाज़त दी जा रही है। इस मौके ऊपर आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन को जल्दी से जल्दी, जो अधूरा है आपका, उसको तकमील तक पहुँचाएँ। गैस की जो शॉर्टेज है, जो इंडस्ट्री की लोड शेडिंग है, वो ख़त्म हो, और ईरान को पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमें उन अशिया का जो हम पहले उन्हें करते थे, कोई नई अशिया नहीं है। तो टेक्सटाइल है, उसमें डेनिम है, उसमें चावल जिसको राइस कहते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद बासमती राइस के वो आती है, क्योंकि चावल ईरानी डिशेस का मेन जुज़ है। हमें तो बहुत आगे होना चाहिए था। दुनिया भर से ट्रेड हो रही है, हमारा एक वाहिद मुल्क है जो मैं समझता हूँ जो ट्रेड नहीं कर रहा। हम तो बहुत पीछे रह गए, और वाकई जिन लोगों ने ईरान से ट्रेड किया, रीजनल ट्रेड का फ़ायदा उठाया, वो कंट्री बहुत तरक्की कर गई हैं, बड़ा डिसिप्लिन आ गया, ट्रांजिट रूट बन गए हैं। हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान और ईरान के तिजारती ताल्लुकात, पाकिस्तान और ईरान के जो सियासी और सिफारती ताल्लुकात हैं, उनमें दिन ब दिन बेहतरी आएगी, और उम्मीद यही की जा सकती है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अपनी तिजारत का हजम बढ़ाएं, लोग एक दूसरे से मिलें, और इसी तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती, प्यार और मोहब्बत बढ़ती रहे। हर साल 15 फरवरी को दुनिया भर में बच्चों के कैंसर का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर की अक़साम, उनकी अलामात और कैंसर हो जाने की सूरत में इसके इलाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दी जाए। आज हमने स्टूडियोज़ में एक ऐसे बच्चे को मदऊ किया है कि जिसने अपनी, जो नन्हा सा बच्चा है, बीमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने इस बहुत बड़ी बीमारी को शिकस्त देके ये बताया है कि वो बीमारी जिसको सुन के ही बड़े बड़े लोगों के आधी बीमारी तो उसी वक्त हो जाती है, उसी वक्त हो जाती है, तो इस बच्चे ने उस बीमारी यानी उवैस शहजाद ने ना सिर्फ कैंसर को शिकस्त दी, बल्कि अब वो कितना इसको एंजॉय भी कर रहा है। इस बच्चे से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर आबिद जमाल हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, डॉक्टर आबिद जमाल हमारे साथ मौजूद हैं, और ये कैंसर हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, CEO हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सर, दुनिया भर में बच्चों के कैंसर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे सामने उवैस शहजाद की जो एग्जाम्पल है वो मौजूद है, जो हिम्मत के साथ रिकवर हुए। हमें इस बीमारी के हवाले से सबसे पहले वो वजूहात बताएं जिनकी वजह से बच्चे कैंसर का शिकार हो जाते हैं। बड़ों अडल्ट्स के कैंसर के मुकाबले में बच्चों के कैंसर जो होते हैं वो ज़्यादातर उनमें कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होते। मिसाल के तौर पे अडल्ट्स में अगर आपको स्मोकिंग मिलती है, पान गुटखा छालिया वगैरह वगैरह, तो ये बच्चों में ऐसे एजेंट्स नहीं होते।
फिर बच्चों में हेरिडिटरी कैंसर इतने कॉमन नहीं है, जो कि क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन जो होती है देर में, इजहार जो होता है वो देर में होता है, लेटर ऑन इन द लाइफ। जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर वो हेरिडिटरी है तो देर में प्रेजेंट होगा। सो बच्चों में कैंसर्स का कोई आप ना तो कोई जेनेटिक बहुत ज़्यादा बेसिस होता है, कुछ कैंसर्स हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, मिसाल का रेटिनोब्लास्टोमा है, लेकिन उमूमी तौर पे बच्चों के कैंसर्स ना जेनेटिक होते हैं ना ही मोस्टली ज़्यादातर एनवायरमेंटल एजेंट्स की वजह से होते हैं, जो कि मुख्तलिफ है अडल्ट कैंसर से। सो ये इनको हम कहते हैं डिनोवो कैंसर्स होते हैं, यानी कि ये नए कैंसर होते हैं जो किसी फिलवक्त हमें इनके बारे में पता नहीं, हमें इनके बारे में इनके डीएनए एनालिसिस या इन चीज़ों से हमें कुछ तो पता है कि इनके खोलियों के अंदर क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत इनका ईटियोलॉजी यानी कि होने की वजूहात बहुत डिटेल में पता है सब कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में उस वक्त जन्म लेता है जब जाना होता है किसी कैंसर वार्ड में, ख़ास तौर पे जो जुवेनाइल कैंसर वार्ड होता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे होते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो ट्रीटमेंट होती है, जो कीमो होती है, वो जो बड़े लोग होते हैं जिनको ये कैंसर होता है वो डिफरेंट होती है और इनको लगने वाली डोज क्या ये डिफरेंट होती है, ये बताइए। देखिए, एक तो जाहिर है जो कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं वो वज़न के हिसाब से दी जाती हैं, तो बच्चों की डोजेस, अगर बच्चे का वज़न 15 किलो या 20 किलो है तो जाहिर है उसकी डोज चौथाई होगी एक अडल्ट के मुकाबले में। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे जो होते हैं चूँकि उनके पास कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि दूसरी बीमारियां नहीं होती जैसे कि अडल्ट्स में होती हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ओवरऑल एजिंग के इफेक्ट्स, तो वो कीमोथेरेपी को निस्बतन बेहतर टॉलरेट करते हैं अडल्ट्स के मुकाबले में। तो डोज कम होती है, टॉलरेंस बेहतर हो सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें आउटकम्स भी बेहतर होते हैं अडल्ट्स के मुकाबले में, फॉर दोज रीजंस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, हम अक्सर देखते हैं कि जब बड़े पेशेंट्स को इस तरह की बीमारी होती है तो जब डायग्नोज होता है तो बेचारे आधा बीमार तो वो उसी वक्त होना मज़ीद शुरू हो जाते हैं। आज के दिन के मौके पे हमने, क्योंकि हम एक ऐसे बच्चे को भी हमने मदऊ किया है कि जिसने इस बीमारी को शिकस्त दी है और बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ, उनके स्टार्स के साथ जो है वो तस्वीर खिंचा रहे, उवैस शहजाद इनका नाम है। तो मुझे ये बताइए कि बच्चों में ना सिर्फ ये कि इस कैंसर को, जैसे कि आपने ख़ुद कहा, क्योंकि बड़ों में दीगर बीमारियां होती हैं और वो कैंसर उसको मज़ीद एक्सेलरेट कर देता है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो क्या उमंग होती है, वो क्या होप होती है जो बच्चों में ज़्यादा होती है और बड़ों में कम होती है? इज़ इट दिस वे? आपने सही फरमाया, जो बड़े लोग होते हैं उनका एक नफ्सियाती बैगेज होता है और वो उस नफ्सियाती बैगेज कुछ में कुछ डिसइंफॉर्मेशन, उनके कुछ अपने पहले से तरजीहात जिसे हम प्रेजुडिस कह सकते हैं, उसके नतीजे में उनका इलाज जो होता है वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, क्योंकि उनका जो नफ्सियाती इश्यूज जो उनके साथ चल रहे होते हैं वो ज़्यादा पेचीदा होते हैं। बच्चे ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं, यानी कि वो जल्दी बाउंस बैक कर सकते हैं, जल्दी उस नफ्सियाती इशू से। ये नहीं मैं आपसे किसी वक्त कह रहा कि वो डिप्रेशन नहीं होता बच्चों को या बच्चों को एंजाइटी नहीं होती, ये सारी चीज़ें बच्चों को भी होती है, लेकिन बच्चे निस्बतन ज़्यादा रेजिलिएंट होते हैं। मैं आपके सामने बता दूँ, मैं एक अडल्ट सर्जन हूँ, अडल्ट लोग की सर्जरी करता हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा माहिराना राय नहीं दूंगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता सकता हूँ बच्चों से डील करना एक फिजिशियन के लिए निस्बतन एक डिफरेंट टाइप का एक डिफरेंट चीज़ होती है अडल्ट्स के मुकाबले में। ठीक है, अडल्ट्स के मुकाबले में बच्चे जो है वो जल्दी जो है ओवरकम करते हैं। तो एक ऐसे हीरो, एक ऐसे ही बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमें हमारे शो पे ज्वाइन किया है, उवैस शहजाद। उवैस, वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। जी अच्छा उवैस, आप इतने बहादुर हैं, आपने जिस बीमारी का सामना किया वो आसान बात तो नहीं थी, तो आप में इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आई और आपको पूरा यकीन था कि भाई मैं ओवरकम कर लूंगा?
जी कि मेरे को पूरा यकीन रहा कि मैं कर लूँगा क्योंकि अब हॉस्पिटल में जाना, व्हाइट सेल गिरना, सुइयां लगाना, तकलीफ दे इलाज रहना, और मैंने बीमारी को शिकस्त दी है। मैं बीमारी को मैं करता है 3 साल से मैं कैंसर से लड़ रहा हूँ। क्या बात है अवैस। अच्छा मुझे अवैस ये बताएं कि आप लड़े भी हैं और आपने अपने हम उम्र को भी और बाकी लोगों को भी बहुत लेसन दिया है। अवैस मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये तुम्हारी कुछ हम ना वीडियोस भी चला रहे हैं, इसमें तुम डांस भी कर रहे हो। अच्छा इसके अलावा तुम शाहिद अफरीदी से भी मिले, इसके अलावा तुम सलमान भट्ट से भी मिले, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ तुम मिले, किन किन के साथ मिले, कैसा लगा इनसे मिलकर ये बताओ। जी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं शाहिद अफरीदी से भी मिला, उनके पास गया। शाहिद अफरीदी कहते कि तुम मेरा मैच कैसे देख सकते हो, तुम तो छोटे हो। मैंने कहा अपना मोबाइल निकाला। मैंने देखा शाहिद अफरीदी चक्के बूमू आया। शाहिद अफरीदी कहते तुम तो सच में मेरा मैच देखते हो, आ जाओ एक ओवर का मैच खेलते हैं। मैंने उनके साथ एक ओवर का मैच खेला। मैंने भी 6 मारे, उन्होंने भी 12 एक दफा मैंने उनको आउट किया, एक दफा उन्होंने मेरे को आउट किया। उनका PSL का बैट था, वो था भी भारी, और तब मैं बीमार भी था, मेरे नाखून नहीं थे, तब मैं उठा भी नहीं पा रहा था, बाल झड़ गए थे, नाखून नहीं थे, आईब्रोज चले गई थी मेरे। ऐसे मसलियात मेरे साथ 2 दफा हो चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं। अच्छा ये बताइए उवैस, मुझे ये पता चला है कि आपको रिपोर्टिंग का भी बड़ा शौक है, तो क्या रिपोर्टिंग की आपने? जी मेरा रिपोर्टिंग का बहुत शौक है। मैं मुख्तलिफ जगह पे जाता हूँ, रिपोर्टिंग करता रहता हूँ। पापा कहीं पर भी ले जाते हैं, पापा यहाँ रिपोर्टिंग करता हूँ। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, अभी कुछ रिपोर्टिंग करके दिखाएं जरा कुछ। जी मैं कर सकता हूँ कि ये देखिए इस वक्त में ब्लड कैंसर का मसला है, मैं ब्लड कैंसर से लड़ता हुआ हूँ। ब्लड कैंसर है, एहतियात रखें, मास्क पहने, बाहर ना जाएं, मिट्टी धूल में ना जाएं, और मास्क पहने रखें, हैंड सैनिटाइजर लगाएं और अपने साथ रखें। और जब जो भी चीज है हौसला रखें अपने अंदर, और आप हिम्मत मत हारें। हिम्मत हारेंगे तो आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, आपके अंदर हौसला नहीं रहेगा। आप माँ बाप को भी हौसला लें, खुद भी हौसला लें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा हमारे साथ ही रहना, अभी हमने तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। डॉक्टर साहब ये जो रेजिलियंस है ना जिसकी आप बात कर रहे थे, ये उवैस जो हैं ये इसका अमली नमूना है। मैं चाहूँगा कि आप इस फैक्टर पे अब ज़रूर बात करें कि जब बीमारी होती है तो बहुत सारे लोग उस बीमारी को ऐसे लेते हैं, जो रिश्तेदार हैं या इवन जो क्लोजन्स हैं उसको ऐसे लेते हैं कि जनाब आली ये चीज़ हो गई है, और अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उससे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कितना ज़रूरी है इन चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए? मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। इंसान अपना जिस्म जब बदलते हुए देखता है तो उसी वक्त वो डर जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों का इसमें आप क्या रोल समझते हैं कि जिन्होंने उस बंदे को, उस बच्चे को, उस बच्ची को मोटिवेट करना है, उनका कैसे रोल देखते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बहुत अहम आपने उस मसले पर रोशनी डाली है, इस वक्त सवाल किया है। देखें किसी भी इलाज, खुसूसन कोई जानलेवा बीमारी के इलाज के दौरान एक मुतवक्की ग्रीफ रिएक्शन होता है, यानी मरीज का एक रिएक्शन आता है, उसकी फैमिली का एक रिएक्शन आता है जब उनको बुरी खबर सुनाई जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेस और अगर अच्छे अस्पताल हैं तो वहाँ नफ्सियात के या साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो कि मरीज को नफ्सियाती हेल्प देते हैं और उनको उस बेचुखम से जो जिससे उनको गुजरना है बीमारी के, उसमें वो न सिर्फ उनको कोप करने का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हें इस दौर से गुजरना है, बल्कि उनको मॉरल सपोर्ट और उनके गिर्द एक इंस्टॉलेशन, मैं कहूँगा एक सपोर्ट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और डॉक्टरों को, खुसूसन वो जो कैंसर के इलाज करने में मसरूफ़ है, उनको मरीज़ की नफ्सियाती वेलबींग और उनकी फैमिली की सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये इलाज पर बहुत इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर मरीज आपके साथ ताउन नहीं करेगा और इलाज की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अगले मरहले तक नहीं पहुंच सकेगा तो इलाज नाकाम हो जाएगा।
तो इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस अस्पताल में भी ट्रीट हो वहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा नेटवर्क मौजूद हो। अच्छा नेटवर्क मौजूद होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में आपसे बात भी करेंगे। ओवैस हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, आपने सुना कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो बच्चे कोऑपरेट करते हैं, जब पेशेंट खुद कोऑपरेट करता है तो वो जल्दी जल्दी ठीक होता है। तो जब आप जाते थे डॉक्टर्स के पास तो क्या कहते थे आपके डॉक्टर्स? तो कहते होंगे आप तो फौरन से ठीक हो जाएंगे ओवैस। जी, कि मैं डॉक्टरों को ये कहता था, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की मेरे पर और भी बच्चों के ऊपर की। उन्होंने कहा जितना बच्चा आ रहे उनको आने दो। उन्होंने मेरे को ये कहा इनको ठीक करना है, जो बच्चा आ रहे वो यहाँ से ठीक होके आना चाहिए। जैसे मैं हुआ, रीढ़ की हड्डी थी उससे मेरे को पानी निकालते थे, फिर भी मैंने हौसला रखा अपने अंदर। आईटी कहते हैं उसको, रीढ़ की हड्डी से मेरे पानी निकाला करते थे। करवट में लेटना होता था, सीधे लेटे पेन होती, खून निकलता। एक नर्स थी आते जाते मेरे आंख मारती थी, मैं भी उसको आंख मारता था। ऐसा तीसरे दिन चलता रहा, आंख चलती रही हमारी। फिर आज मेरे साथ एक पठान तब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा वैसे ये तो तुम्हारा मेरे को आंख मारी, वो खुश हो रहा है। कहते नहीं, आंख तो इस तरफ आ रही है, वो भी मारो और वो भी मारी। फिर पठान साहब ने कहा वैसे ऐसा नहीं मारो, आवाज वाला मारो। मैंने कहा वो कहते वो ऐसे। जब आई उन्होंने मेरे को आंख मारी, मैंने कहा वो कहती वैसे तुमने क्या किया। चले जी, हंसते खेलते ओवैस की जो है वो ट्रीटमेंट हो गई और ओवैस जो है माशाल्लाह से सेहतयाब हो गए। ओवैस, मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ते हो? जी, कि मेरा यही फेवरेट है कि मैं मैथ पढ़ता हूँ और मैं प्रेप में। पर जब मैं पहली क्लास में गया था जूनियर में, तब मैं फर्स्ट आया था, पहली बार फर्स्ट आया था। उसके बाद से मैं बीमार होने लग गया, मेरे घुटने में दाना बन गया, ना मैं जा सका। डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने मेरे दवाइयाँ दी, की वजह से मेरा अमाउंट सिस्टम खराब हो गया। उसकी वजह से एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बस कुछ नहीं कहा, मेरी कमीज उतारी। उन्होंने कहा नदीम भाई इसको कैंसर हो गया। सीधा मेरे इंडस हॉस्पिटल लेकर गया पापा के, और दोस्त ने एक हॉस्पिटल बताया। तो कोई मसला नहीं है ओवैस, देखो तुम अपनी क्लास 1 में फर्स्ट आए, उसके बाद जैसे आप क्लास में एग्ज़ाम देते हैं ना, उसी तरह आपकी लाइफ में एक एग्ज़ाम आया और आप क्लास 1 में फर्स्ट आए थे, और ये वाला जो एग्ज़ाम आया ना कैंसर वाला, उसमें आपने टॉप किया है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? कुछ म्यूज़िक सुनते हैं या खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं या फिर मोबाइल पे लगे रहते हैं? जी, कि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, गाने गाता हूँ, पेंटिंग करता हूँ, कलर्स करता हूँ। मैं गाने गाता रहता हूँ, मुख्तलिफ किस्म के गुनगुनाता रहता हूँ। मैं वैसे भी गा लेता हूँ। ओवैस गुनगुनाते रहते हैं, तो थोड़ा सा कुछ गुनगुना की जरूरत नहीं, वो खुद ही सुना रहे हैं। जल्दी से कुछ सुना भी देना फिर। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अरे भाई क्यों नहीं होंगे? अरे कुछ हैप्पी गो लकी सुनाए ना ओवैस, कुछ हैप्पी गो लकी सुनाए। क्यों नहीं होंगे, आप माशाल्लाह से होंगे, कुछ अच्छा सा सुनाए। तेरिया निशानियां चिड़ला की रोई, सलाम इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो, हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, जो तुम्हारी उम्र है ना, एक एहसान कर, एक एहसान कर, एक एहसान कर, सलाम इश्क मेरी जान, तेरा अच्छा, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। वैसे जितनी एज है ओवैस की, वो अभी से जो है वो उनका दिल बेचैन है हम सफ़र के लिए। इट वाज अ लवली थिंग जो ओवैस ने किया है। डॉक्टर साहब, योर फाइनल वर्ड्स के एक हमारे सामने जीती जाती मिसाल है, और अल्लाह मियां इन्हें मज़ीद उम्र अता करे, 100 साल की उम्र अता करे, और ये इसी तरह गाते रहें, मुस्कुराते रहें। योर फाइनल वर्ड्स आज के दिन के हवाले से, जो चाइल्ड कैंसर डे है उसके हवाले से। बस मैं ये कहूँगा कि हमें अच्छे अदारे जो कि बच्चों के कैंसर का मुकम्मल इलाज कर सकें,
हमें इस्टेब्लिश करने चाहिए। देखिए, कैंसर बच्चों में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, पूरे पाकिस्तान में शायद 10,000 केसेस होंगे। तो अगर हम हर बड़े शहर में या कुछ रीजनल सेंटर्स बना देंगे और एक भरपूर तरीके से अपने आने वाली नस्लों के लिए एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह इनकी और इनकी फैमिली की तकालीफ का हम मदावा कर सकते हैं। स्पेशली जो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कैंसर के इलाज से, उसका हम मदावा कर सकते हैं। मेरी यही दरख्वास्त है सोसाइटी से और हुकूमत वक्त से कि प्लीज़ इसके ऊपर काम करें और भरपूर किस्म के कंप्लीट हॉस्पिटल्स बनाएं जहां पर हम बच्चों का इलाज कर सकें कैंसर से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद हमारे साथ मौजूद थे। और अवैस, तुम्हारा तो बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह जो है तुम खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो और इसी तरह हाँ बोलो, योर लास्ट वर्ड्स। मैं ये कह रहा था, मेरे को खाना काबा जाना है, उम्रा देखना है, दुआ करनी है और बच्चों के लिए भी करनी है जो मेरे साथ थे, मेरे दोस्त थे, मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ अल्लाह के पास गए, वो सेहतयाब रहें और मैं वहाँ जाके दुआ मांग सकूँ खाना काबा। माशाल्लाह, और इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। बहुत शुक्रिया अवैस, और हमारी ये कि आपकी ये दुआ भी कबूल हो और आपकी सारी ख्वाहिशात कबूल हों और इन सारे बच्चों की जो इस मूजी मरस में मुब्तला नहीं है, इससे लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मैसेज है आज के ख़ास दिन पे कि लड़ते रहें, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है, ज़िंदगी भरपूर है। हरम की गोद में जिस तरह बूतराब आए, नबी के क़ल्ब पे जैसे कि अल किताब आए, विलादते शाह मर्दां का ज़िक्र काबे में, जो दर से पूछो तो दीवार से जवाब आए, जश्न मौलूद काबा मुबारक 13 रजब हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत का दिन। वो ज़ात गिरामी जिनके लिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। रसूल खुदा के चचाजाद भाई, उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, खैबर के फ़ातिह, अंबर के मौला, शुजात ऐसी के खैबर का दर उखाड़ दिया, वो कला फ़तह किया जिसे कोई फ़तह ना कर सका। आप हैदर कर्रार भी हैं, साहिब ज़ुल्फ़िकार भी, साहिब सखावत भी और साहिब शुजात भी, इबादत और रियाजत वाले भी और फसाहत और बलागत वाले भी, इल्म वाले भी, हिल्म वाले भी, फ़ातिह खैबर भी, मैदान खिताबत के शहसवार भी। गर्ज़ ये कि आप बहुत से कमाल व खूबियों के हामिल हैं और हर एक में मुमताज़ व यगाना रोज़गार हैं। अली के माने बुलंद के हैं, आला के हैं, वो अली के जिनका इल्म भी अली, जिनका हल्म भी अली, जिनका ज़ुहद भी अली, जिनका तक़वा भी अली, जिनकी शुजात भी अली, जिनकी करामत भी अली, जिनकी सदाकत भी अली, जिनकी अदालत भी अली, जिनका इल्म, जिनकी गुफ्तार, जिनका किरदार भी अली करमुल्लाह वजह। अली इमाम मनस्तो मनम ग़ुलाम अली। तो इस पे मौजूद हैं हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए अल्लामा कुमैल मेहदवी, मजहबी स्कॉलर हैं आप। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज आपको और तमाम लोगों को हमारी और हमारी टीम की जानिब से विलादत बासादत हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु बहुत बहुत मुबारक हो। हज़रत अली शेर खुदा की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। ये बताइए कि हज़रत अली ने किरदार साजी पे कितना ज़ोर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13 रजबुल मुरज्जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जौफ़ काबा में आमद तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। तो ये वो हस्ती हैं कि बैतुल्लाह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिनकी विलायत तमाम किया। देखें, चाहे कोई भी मस्जिद हो, शहर की जामे मस्जिद हो, इलाके की गैर जामे मस्जिद हो, हत्ता ये कि बड़ी से बड़ी मस्जिद हो या कोई इलाके की एक छोटी सी मस्जिद हो, वहाँ इजाज़त नहीं होती कि कोई ख़ातून वहाँ अंदर जाकर साहिब औलाद हो जाएं, इसलिए कि उसके बाद फिर तहारत के बाद जो सिलसिला रहता है विलादत का, उसमें बहुत सारी नजासतें भी हाइल हो जाती हैं। लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शरफ़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी विलादत इतनी पाकीज़ा और इतनी तहारत के साथ थी कि उनकी माँ को खाने काबा में बुलाया
3 दिन तक अली की माँ काबे में मेहमान रहीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमीरुल मोमिनीन की विलादत का अहतमाम काबे में फरमाया। सूरह यासीन की आयत नंबर 12 है कि जिसमें इरशाद अक़दस इलाही है कि इन्ना नहनु नुहयिल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, कि हमने हर शय का इल्म इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इस इमाम मुबीन से मुराद कौन है? क्या इससे मुराद तौरात में अल्लाह ने इल्म जमा किया है? हुज़ूर ने फरमाया नहीं। उन्होंने सवाल किया क्या इंजील में इल्म जमा किया? उन्होंने कहा नहीं। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुआ हाज़ा इन्नहुल इमाम अल्लज़ी अहसल्लाह तबारक व तआला फ़ी इल्म कुल्लि शै, कि ये वो इमाम मुबीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर शय का इल्म अली इब्न अबी तालिब में जमा कर दिया है। लिहाजा बकौल शायर के हवाला याद नहीं है, किताब सोचने दो, और कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो, कि अली की ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ कि जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। तो इल्म कामिल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो हमेशा फरमाया करते थे हादा लुआब रसूलुल्लाह, ये जो मैं इल्म तुम्हें दे रहा हूँ ये रसूल अल्लाह का लुआब है। हादा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, ये वो इल्म है कि जो रसूल अल्लाह ने मुझे ऐसे अता किया कि जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना खिला खिला कर अता करता है। तो जो इल्म अली था वो दर हकीकत इल्म रिसालत था कि जो ज़बान मुतहर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सादिर हो रहा था। फिर एक वो दावा कि जो और कोई नहीं कर सका वो सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के, वो है सलूनी, पूछ लो मुझसे, फ़इन्न इंदी इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, पूछ लो जो पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो, मेरे पास अव्वलीन का भी सारा इल्म है और आखिरीन का भी सारा इल्म है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो मुझसे पूछना चाहो पूछ लो। ये फ़कत हुजूर के शागिर्द अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ये दावा किया और फिर कहते थे अमा वल्लाहि लौ तुन्नियत ली विसादा फजलस्तु अलैहा, आगाह हो जाओ कि अगर मेरे लिए मसनद बिछा दी जाए और मैं इस पर बराजमान हो जाऊं तो मैं अहले तौरात को तौरात से फतवा दूंगा। यहाँ तक कि तौरात खुद बोल उठेगी कि अली ने सच का सदक अली मा कज़बा, अली ने सच कहा और कोई झूठ नहीं कहा। सादिक़ व अमीन, नबी के सादिक़ व अमीन वसी हैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। फिर कहा कि इंजील वालों को इंजील से फतवा दूंगा, कुरान वालों को कुरान से फतवा दूंगा, यहाँ तक कि कुरान खुद कह उठे कि जो कुछ अली ने कहा वो सच का। ये इल्म अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान है। लिहाजा उन्होंने बहुत से आदाब माशरत भी इरशाद फरमाए, हमें मुनाजात कैसे करनी चाहिए, हमें लोगों के साथ माशरती रवैये कैसे होने चाहिए, हिकमत की बातें इरशाद फरमाई। वो इंशाअल्लाह अगर हो सकेगा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अच्छा अल्लामा साहब, आजकल के दौर में सियासत सिर्फ पैसा कमाने और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का नाम है। उस वक्त के खलीफा तो मनसब पे होने के बावजूद सादा ज़िंदगी गुजारते थे और फाकों तक की नौबत आती थी। आज हम रियासत मदीना की बात तो करते हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा जहां हुक्मरान सिर्फ अपनी जायदादें बनाने में लग जाए? जी आप देखिए खुद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कि जब गुज़रते थे कूफा की गलियों से तो अगर कोई यतीम गिरिया कर रहा हो उस वक्त तो वहाँ जाकर उसकी इस तरह से मुश्किल कुशाई फरमाते थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए हैं और उनकी मदद करके गए। इस वुसअत अल्ताफ़ को पहुँचेगा भला कौन, साइल ने कभी दर पे अली के न सुना कौन। तो कौन नहीं कहते थे वो कि कौन है तू, तेरा मजहब क्या है, तू मुझे मानता भी है खलीफा या नहीं मानता। जो कोई आया उन्होंने अता फरमाया। तो ये वुसअत क़ल्बी थी उनमें। और जब उनसे पूछा भी जाता था कि आप में इतनी, आपके पास अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत दी है कि आप एक इत्मीनान के साथ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो खुद उन्हीं के फ़र्जंद हैं, उनका तो दस्तरखान मशहूर है, उनके दस्तरखान पर तो अपने और गैर आकर सैराब होते थे। तो अली आप ये जौ की सूखी रोटी क्यों खाते हैं? तो जवाब देते थे कि मेरा फ़र्ज़ ये है कि चूँकि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, लिहाजा जो माशरे के पस्तरीन तबक़ात हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ, ताकि क़यामत में कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ये ना कह सके कि मैं तो एक जौ की सूखी रोटी खा के गुजारा कर रहा था लेकिन हमारा खलीफा अली वो मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहा था। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि माशरे के कम तरीन अफराद की तरह ज़िंदगी गुजारूँ, मेरा रहना सहना ग़िज़ा खाना पीना लिबास उनकी तरह से हो। तो ये बात कह देना बड़ी आसान है रियासत मदीना, लेकिन जब उस पर अमल करने की बात आती है तो सबसे पहले अपना नफ्स कुर्बान करना पड़ता है, सबसे पहले अपनी अना कुर्बान करनी पड़ती है, सबसे पहले आपको उन अयाशियों को छोड़ना पड़ता है कि जिनमें बहुत सारे हमारे तकरीबन तमाम ही अरबाब इख्तिदार मुब्तला हैं। तो लिहाजा या तो वो मुक़द्दस नाम लेना छोड़ दीजिए या फिर उनके तरीक़े पर आ जाइए कि जैसे रियासत मदीना का तरीक़ा था। अल्लामा साहब यूँ ही तो नहीं कहते ना कि अली सुल्तान आलम, अली सरदार आदम, यूँ ही तो नहीं कहते। अच्छा अल्लामा साहब, हमारे मुल्क में आज इंसाफ की जो सूरत हाल है
उसकी वजूहात तो कई हैं, मगर मुख्तसर ये कि आम आदमी, गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता या फिर इतनी देर लग जाती है कि कई केसेस में इंसान का जब नंबर आता है वो तो दुनिया से चला जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। तो हमें मौला अली की अनमोल तालीमात की रोशनी में मज़ीद बताइए ताकि हम सब रहनुमाई हासिल कर सकें। जी सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। और अली का तो निज़ाम इंसाफ भी वो था कि कभी कोई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने ये शिकायत नहीं कर सकता था कि मुझे इंसाफ नहीं मिला और मुझे यहाँ क्योंकि अग़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब, हुज़ूर ये फरमाते थे कि तुम में सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाले अली इब्न अबी तालिब हैं। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो तुम ज़िंदगी कैसे गुजारो, यानी उन्होंने हमारी इनफरादी ज़िंदगी के लिए भी तालीमात इरशाद फरमाई, इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भी तालीमात इरशाद फरमाई। मैं 9 मौला के कलमात हैं, छोटे छोटे से वो आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी पेश कर दूँगा, क्योंकि आमिर शाबी एक बहुत बड़े मुहद्दिस और मुअर्रिख हैं। उन्होंने ये कहा कि अली इब्न अबी तालिब ने 9 कलमात ऐसे इरशाद फरमाया कि फ़क़अना उयून अल-बलागा, कि बलागत की आंखें खीरा हो गई हैं। अब यानी बलागत कुछ देख नहीं सकती, इससे आगे कुछ मुमकिन नहीं है कि कोई कह सके। व अयतमना जवाहिर अल-हिक्मा, और हिकमत के सारे कलमात इनके सामने यतीम हो गए। तो वो 3 कलमात उसमें से मुनाजात के बारे में, 3 हिकमतें हैं, 3 आदाब मुआशरत हैं, हमें माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। फरमाया कि मुनाजात वो है कि इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, अली की इज़्ज़त के लिए इतना काफ़ी है कि ए रब मैं तेरा बंदा हूँ, अली तेरा बंदा है। हमारी इज़्ज़त स्टेटस से नहीं है, हमारी इज़्ज़त बड़े नाम से नहीं है, हमारी इज़्ज़त अच्छे ब्रांडेड मोबाइल से नहीं है, हमारी इज़्ज़त अच्छे व्हीकल से। ये सब चीज़ें दुनिया की सहूलियात के लिए अच्छी हैं, आप इसे हलाल से कमाइए, हलाल से इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन इज़्ज़त किस बात से? इलाही कफ़ा बिइज़्ज़न अन अकून लका अब्दा, अली की इज़्ज़त इस बात से है कि अली तेरा बंदा है। व कफ़ा बिफ़ख्रन अन तकून अली रब्बा, और अली के फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू अली का रब है। अगर मेरा सरनेम कोई बड़ा है, मैं बड़े खानदान में पैदा हो गया, फख्र की बात असल में ये नहीं है। फख्र की बात ये है कि तू मेरा रब है, जो सारी कायनात का रब है। अंता कमा उहिब, और फिर मौला कहते थे कि परवरदिगार तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ, फजअलनी कमा तुहिब, तो मुझे वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। फिर अम्मा लाती फिल हिकमा, 3 हिकमत की बातें क्या है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई। कीमत कुल्लि इम्रिइन मा युहसिनु बि, पहले फरमाया कि हर इंसान की कीमत उतनी है जितनी वो एहसान करता है। जितना वो स्टेटस पे पहुंच गया, जितना इख्तिदार पे पहुंच गया, जितना किसी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गया, वो कीमत नहीं है। कीमत आपकी उस वक्त है कि जब आप एहसान करने वाले बने, जितना आप अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करने वाले बनेंगे, उतनी कीमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में आपकी। फिर फरमाया वमा हलक का इमराउन आरफा कदरा, और वो शख्स कभी हलाक नहीं होगा। ये दूसरी हिकमत इरशाद फरमाई, वो कभी हलाक नहीं होगा कि जो अपनी कदर को जानता है। आप अपनी कदर को जाने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अशरफुल मखलूकात खल्क किया है। खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ही ने फरमाया है कि इंसान तेरे नफ्स की कम से कम कीमत जन्नत है, फला तबीउहा बिगैरिहा, खबरदार जन्नत से कम पे फरोख्त ना करना। तो अगर मैंने किसी लालच के लिए, किसी रिश्वत के लिए, किसी पर जुल्म करने के लिए, कोई मकाम और मर्तबा गलत तरीके से हासिल करने के लिए अपने आप को फरोख्त किया, तो मैंने बहुत कम पे फरोख्त कर दिया। मौला ने कहा तेरी कीमत जन्नत है, जन्नत से कम पे ना फरोख्त करना। हिकमत और दानाई का तो मिंबर है अली। बहुत शुक्रिया मेदवी अल्लामा, आप गुफ्तगू कर रहे थे और शो का इख्तिताम इन्हीं 4 लाइन से करेंगे। है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद करीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, जानम फिदाए हैदरी या अली या अली। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।